हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 10वां सीरीज लेकर आया हूं विज्ञान का, जिसमें आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपका फिजिक्स का 10, केमिस्ट्री का 10 और बायोलॉजी का 10 मिलेगा। दोस्तों, यह हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन तैयार किया गया है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आ सकता है या आया हुआ है। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक सुपर टेट हो या यूपी टेट, सी टेट, यानी कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, इसके लिए आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, अगर आप लोग वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और इसको सॉल्व करिएगा और ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? किस कारण से उच्च हो सकता है? तो किस कारण से उच्च हो सकता है? जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होते हैं, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होते हैं, और अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होते हैं। इस तरह कुकर काम करता है, उसी तरह क्या होता है, ये काम करता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए क्या कह रहा है कि बॉयलर एक बंद पात्र होता है जिसमें जल या कोई अन्य द्रव गर्म किया जाता है। इसे गर्म करने से उत्पन्न वाष्प को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था भी होती है, जिससे वाष्प को विभिन्न प्रक्रमों या गर्म करने के लिए उपयोग में लाया जा सके। इसकी डिजाइन इस प्रकार होती है कि गर्म करने पर कम से कम ऊष्मा बर्बाद हो तथा यह वाष्प का दाब भी सहन कर सके। इसके उबलते हुए जल का तापमान उच्च दाब के कारण उच्च हो सकता है। ठीक है, यह थी क्या इसकी व्याख्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होती है जिससे जल गर्म हो जाता है। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश में ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए कोई भी जल हमको क्या होती है, थोड़ा सा गर्म महसूस होती है। इसका व्याख्या देखिए, हैंडपंप पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर हैंडपंप के पानी के टेम्परेचर से कम होता है और गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर हैंडपंप के पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तापमान के कारण अंतर का मुख्य कारण है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल से अधिक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिस्टम में तापमान की इकाई है। सिस्टम में तापमान की इकाई है, तो क्या है आपका सिस्टम में तापमान की इकाई? केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या होगा? यह सी वाला ऑप्शन होगा, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए, केल्विन चिन्ह तापमान की मापन इकाई है और यह मूल इकाइयों में से एक है। केल्विन पैमाना ऊष्मागतिकी तापमान पैमाना है जहाँ पर शून्य पूर्ण ऊर्जा की सैद्धांतिक अनुपस्थिति, जिसे शून्य केल्विन भी कहते हैं, और सेल्सियस तापमान पैमाना, जबकि केल्विन एसआई इकाई के प्रयोग के काम आती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल और डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा? ऊष्मा का मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं है। देखिए, सेल्सियस तापमान मापने का एक पैमाना है, इसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं, और इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? उबलता है। विश्व भर के लिए मानक इकाई केल्विन, जिसकी स्केल पैमाना सेल्सियस से मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ताप का SI मात्रक है केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। तो क्या है SI मात्रक? केल्विन। ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन। देखिए ताप का SI मात्रक केल्विन होता है और केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं। तापमान की मापन इकाई यह 7 मूल इकाइयों में से एक है केल्विन पैमाना। और ऊष्मागतिकी तापमान पैमाना है जहाँ पर शुद्ध शून्य पूर्ण ऊर्जा के सैद्धांतिक अनुपस्थिति है, जिसे शून्य केल्विन भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है तो कितना होता है? 4.2 जूल, 4.2 × 10⁻² जूल, 4.2 × 10⁻³ जूल, 4.2 × 10⁻⁴ जूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 4.2 × 10⁻³ जूल। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। यह मापन मीटर पद्धति का अंग है और इसके संगत एसआई प्रणाली अब जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन, निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब कैलोरी का भी प्रयोग किया जाता है। 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी कहते हैं और सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने 1824 में कैलोरी ऊर्जा को ऊष्मा की इकाई के रूप में परिभाषित किया और 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है और 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। अधस्थल पर जल की स्थिति ऊर्जा अधिक होती है। अधरतल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है और गिरता हुआ जल परिवेश में ऊष्मा का शोषण कर लेता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका सी होगा। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, देखिए जलप्रपात के नीचे स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि ऊपर वाले जल की ऊंचाई के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस एनर्जी का ज़्यादातर भाग गिरने पर गर्मी में परिवर्तित हो जाता है और इसलिए नीचे का जल तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करते हैं। रेगिस्तान में पौधों की छाया में बैठकर अपने शरीर के ताप को 24 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर अपने शरीर के पानी को संचय करके और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? ये राइट आंसर क्या होगा? अपने शरीर के तापमान को 24 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लेते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लेते हैं। व्याख्या: एक स्वस्थ ऊँट के शरीर का तापमान दिन भर में 34 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में बदलता रहता है, जिसमें ऊँट पसीने के रूप में पानी के क्षय को रोकता है जब वातावरण में तापमान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा कि शून्य रहेगा? इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका ए होगा, घट जाएगा। ठीक है, वह तापमान जिस पर एक ठोस द्रव में परिवर्तित होता है और हो जाता है और यह एक ठोस के गलनांक की परिभाषा है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से 273 केल्विन। उच्चतम गलनांक वाला रासायनिक तत्व टंगस्टन है, जो प्रकाश बल्ब के तंतु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और पिघलने की प्रक्रिया के दौरान जब तक सभी बर्फ पिघलता नहीं जाते हैं, इस प्रणाली के तापमान बढ़ता नहीं, जबकि उसका गलनांक पहुंचता है। आपूर्ति के ऊष्मा ऊर्जा के बर्फ के अणुओं की स्थिति ऊर्जा बढ़ाने के प्रयुक्त किया जाता है और पिघलना जारी होने के कारण अणु की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है और तापमान भी नहीं बढ़ता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
गैस तापमापी द्रव का तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, क्योंकि कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, का प्रसार गुणांक अधिक होता है, हल्की होती है, कि विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। देखिए क्या कह रहा है, गैस का तापमापी में सामान्य हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यदि हम हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं तो यह 500 डिग्री सेल्सियस तक तथा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं तो यह 1500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से है। परमाणु विद्युत होते हैं, परमाणु विद्युत होते हैं। परमाणु विद्युत होते हैं धनात्मक रूप में, ऋणात्मक रूप में, द्विधनात्मक के रूप में, उदासीन के रूप में। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। व्याख्या, परमाणु विद्युत उदासीन रूप में होते हैं और एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है जिससे एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं और हर ठोस तरल गैस और प्लाज्मा तटस्थ या आयनन परमाणुओं से बना है और परमाणु बहुत छोटे होते हैं। विशिष्ट आकार लगभग 100 pm 1 मीटर का 1/10,000 में। हालांकि परमाणु में अच्छी तरह परिभाषित सीमा नहीं होते हैं और उनके आकार को परिभाषित करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं जो कि अलग लेकिन काफ़ी करीब मूल्य देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसने किया था? थॉमसन, नील बोहर, रदरफोर्ड की फैराडे ने। तो किसने किया था? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में ब्रिटेन के महान भौतिकविद जे थॉमसन द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज किसने किया था आपका? रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन की फैराडे। तो किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कि मेसान। तो किसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक 1931 में की थी और न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित किन कणों के कड़ी तरंग की पद्धति द्विप्रकृत पाई जाती है? किसकी पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या विद्युत ऋणात्मक वैद्युत आवेश युक्त मूलभूत उपरमाणिक कण है। यह परमाणुओं के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसका द्रव्यमान सबसे छोटे परमाणु हाइड्रोजन से भी 1000 गुना कम होता है और परंपरागत रूप से इसके आवेश को ऋणात्मक माना जाता है और इसका मान एक परमाणु निर्धारित किया जाता है और इसका 1.6 × 10⁻19 कूलाम परिणाम का ऋण आवेश होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो आपका जेम्स चैडविक, युकावा, एंडरसन की रदरफोर्ड। तो क्या हो जाएगा? एंडरसन ही क्या है थे? पॉजिट्रॉन की खोज किए थे।
अगला नंबर देखिए, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन की थॉमसन ने? तो किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। करा नाभिक की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले रदरफोर्ड ने सन 1911 में प्रतिपादित की थी और नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है और नाभिक नाभिकीय कणों तथा न्यूट्रॉनों से बने होते हैं और इस कण को न्यूक्लियन कहते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और दोनों का आंतरिक कोण संवेग 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, रमन, बोस, चंद्रशेखर, साहा, तो किसका है? बोस का जुड़ा है। ठीक है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। जेम्स चैडविक। यह आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम की हीलियम। इसमें से कौन सा होगा? हाइड्रोजन का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एलंगर को, अरस्तु को, क्लिनियस को कि थियोफ्रेस्टस को? इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा लीनियस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कौन? लीनियस, थियोफ्रेस्टस, इचिन्स या एल्गर? तो कौन से हैं? लीनियस। कार्ल लीनियस या कार्ल वान लीनो 23 मई 1707 में 10 जनवरी 1778 में एक स्वीडन वनस्पति चिकित्सक और वन्य जीव विज्ञानी थे जिन्होंने द्विपद नामकरण और आधुनिक अवधारणा की नींव रखी और इन्हें आधुनिक वर्गीकी के पिता के रूप में जाना जाता है और साथ ही यह भी आधुनिक पारिस्थितिकी के प्रेरणादाताओं में से भी एक हैं। वर्गीकरण का प्रतीक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया जाता है? तो किसका किया जाता है? भारतीय, जर्मनी, स्वीडन और ब्रिटेन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडिश। देखिए क्या कह रहा है? कार्ल लीनियस या कार्ल वान वनस्पति शास्त्र और जीव विज्ञान के जिन्होंने द्विपद, वही चीज़ है, व्याख्या वही है उसका, सेम टू सेम। पुष्पी पादकों को रखा गया, किस में रखा गया? क्रिप्टोगैम्स में, फैनरोगैम्स में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में? तो कौन सा है आपका? इसका राइट आंसर बी है, फैनरोगैम्स में। करा पुष्पी पादकों को फैनरोगैम्स में रखा गया है और फैनरोगैम्स के भ्रूण बीज के भीतर होता है और इसमें पूर्ण रूप से विभेदित प्रजनन उत्तक उपस्थित होते हैं। अपुष्पी पादपों को रखा गया है किसमें? क्रिप्टोगैप्स में, फैनरोगैप्स में, ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में? तो किस में रखा गया है? क्रिप्टोगैप्स में। क्रिप्टोगैप्स में उन पादपों के अर्थ में साधारण अर्थ में नहीं को कहते हैं जिनमें प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से होता है और ग्रीक भाषा में क्रिप्टोस का अर्थ गुप्त तथा गैमिन का अर्थ विवाह करना, अर्थात क्रिप्टोगैम पादपों में बीज उत्पन्न नहीं होता है।
वर्गीकरण की अधारणी इकाई है? जीनस, फैमिली, स्पेसीज या ऑर्डर? तो कौन सा है? सी, स्पेसीज। 24 नवंबर 1859 में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की ऑन द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज हिंदी अनुवाद में प्रजातियों की उत्पत्ति को विज्ञान में एक मौलिक विज्ञान, साहित्य और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है और 1872 के छठे संस्करण का नाम छोटा करके द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कर दिया गया था। हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप या जड़ विहीन पौधे? तो कौन से होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। ठीक है। जलोद्भिद या वे पादप हैं जो जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूल हैं। द्विनाम का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना या जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति तथा किस्म, कुल तथा वंश, गण तथा कुल। इसमें से कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा? ए, वंश तथा जात। इसका व्याख्या देखिए। द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिनियस ने इसका प्रतिपादित किया था और इसके अनुसार दिए गए नाम के दो अंग होते हैं जो क्रमशः जीव के वंश और जात स्पीसीज के घोतक होते हैं, जैसे एलियम सेपा जो होती है प्याज की होती है। नौवां क्या करा, मतलब नेक्स्ट क्या करा? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी, अनावृत बीजी या टेरिडोफाइटस या ब्रायोफाइटस? तो इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा? अनावृत बीजी। कर अनावृत बीजी या वृत्त बीजी जिम्नोस्पर्म अर्थ नग्न बीज ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपते और फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली नग्न अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, लेम्बस, टेमिस या ल्यूमेनहुक ने? तो किसने किया था? ल्यूमेनहुक ने। क्या कर रहा है? जीवाणुओं को सबसे पहले एंटनी वाल ल्यूमेनहुक ने 1682 में देखा था और इन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इस जीवाणुओं को देखा और इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। इसी कारण इन्हें जीवाणु पिता विज्ञान का पिता भी कहते हैं। और एरेनबर्ग ने 1829 में इन्हें जीवाणु नाम दिया। ठीक है, ये आपका पूरा व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारा आज का 30 क्वेश्चन। आज यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।